गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी जो है इसके पहले वीडियो में जो है हमने भूकंप के बारे में पढ़ा था। आज जो है हम ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है, सभी जानते हैं ज्वालामुखी क्या होता है। तो ज्वालामुखी जो है धरातलीय हलचलों के परिणाम स्वरूप जो है किसी दरार या छिद्र से धरातल के नीचे से तप्त गर्म लावा जो है धरातल पर प्रकट होती है। इसके बारे में सभी जानते हैं, उसे ही ज्वालामुखी कहा जाता है। ठीक है, ये मुख्य रूप से जो है जब बारिश का पानी नीचे रिस करके जो है नीचे धरातली गहराई में पहुंच जाता है। जबकि सबको पता है कि प्रति एक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता जाता है। इसीलिए अत्यधिक गहराई पे जो भी चीज़ें हैं वो क्या होती है, वो चीज़ें जो है आ, तरल अवस्था में होती है। तो जब बारिश का पानी अत्यधिक गहराई में रिस कर चला जाता है तब वो भाप बन जाता है, और भाप बनने की वजह से जो है वो प्रेशर से जो है बाहर आना चाहता है। तो जब कभी कभी मुलायम चट्टानें जो है उनके मार्ग में होती है तब उसे तोड़कर वो तेजी से बाहर निकलता है। तो उसके साथ ही जो ज्वालामुखी लावा है वो भी बाहर आता है। ठीक है, ज्वालामुखी जो है मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं, केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी और दरारी उद्गार वाली ज्वालामुखी। ठीक है, ज्वालामुखी समय के अनुसार तीन तरह के होते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी अर्थात जो आज भी वर्क कर रही है, आज भी उसमें ज्वालामुखी निकल रही है। प्रसुप्त ज्वालामुखी जिसमें अचानक से उद्भेदन हो जाता है, और शांत ज्वालामुखी जिसमें अब जो है ज्वालामुखी का उद्भेदन बंद हो गया है, लावा निकलना बंद हो गया और वो पूरी तरह शांत हो गई है। इसी तरह आकृतियों के आधार पर भी धरातल पर जो है ज्वालामुखी को निम्नलिखित तरीके से वर्गीकृत किया गया है: शील्ड ज्वालामुखी, मिश्रित ज्वालामुखी, ज्वालामुखी कुंड और बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र। ठीक है, मिश्रित ज्वालामुखी। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखियों में शील्ड ज्वालामुखी सबसे विशाल है। हवाई द्वीप के ज्वालामुखी इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। ठीक है, जितने भी ज्वालामुखी पाए जाते हैं उसमें शील्ड ज्वालामुखी का क्षेत्र जो है सबसे बड़ा है। ये ज्वालामुखी मुख्यतः बेसाल्ट से निर्मित होते हैं जो लावा के ठंडा होने से बनते हैं। यहाँ लावा उद्गार के समय बहुत तरल होता है, इस कारण इन ज्वालामुखियों का ढाल तीव्र नहीं होता। यदि किसी तरह निकास नलिका से पानी भीतर चला जाए तो ये ज्वालामुखी विस्फोटक हो जाते हैं। अर्थात जैसे कि मैंने अभी बताया था कि ये जो है तरल बहुत होता है, और जिस नली में ज्वालामुखी है उस नली में यदि पानी चला जाए तो चूंकि वो भाप बनता है और बहुत तेजी से आता है, तो उस भाप की वजह से क्या होता है कि ये बहुत अधिक विस्फोटक हो जाते हैं। बहुत तेज ब्लास्ट के साथ जो है ज्वालामुखी बाहर निकलता है। अन्यथा कम विस्फोटक होना इस ही इनकी मुख्य विशेषता है। इन ज्वालामुखियों से लावा फव्वारे के रूप में बाहर आता है और निकास पर एक शंकु बनता है जो सिंडर शंकु के रूप में विकसित होता है। ठीक है, शंकु पता है कि जो ज्वालामुखी होती है उस ज्वालामुखी के लावा के निकलने से जो है एक तो सबसे ज़्यादा ये तरल पदार्थ होता है, इसलिए जब तेजी से बाहर आता है तो जैसे अनारदाना होता है ना, अनारदाना को जलाते हैं तो वैसी फव्वारे के रूप में जो है यहाँ से लावा निकलता है और वो अपने आसपास जमा हो जाने से जो है एक शंकु बन जाता है। मिश्रित ज्वालामुखी। इन ज्वालामुखियों से बेसाल्ट की अपेक्षा अधिक ठंडे लावा उद्गार होते हैं। जब इसमें से जो लावा निकलता है वो गाढ़ा और चिपचिपा होता है। प्रायः ये ज्वालामुखी भीषण विस्फोटक होते हैं। इनके लावा के साथ भारी मात्रा में ज्वालाखंडाश्म पदार्थ व राख भी धरातल पर निकलते हैं। ठीक है, अर्थात जो है ज्वलनशील पदार्थ के साथ साथ जो है छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े, ये सब भी जो है लावा के साथ बाहर निकलते हैं। यह पदार्थ निकास नली के आसपास परतों के रूप में जमा हो जाते हैं, जिनके जमाव से मिश्रित ज्वालामुखी के रूप जो है हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, ये विस्फोट के साथ बाहर आते हैं और ये अपनी धरातल जहाँ पर से ज्वालामुखी निकलता है वहीं पर जो है ये आसपास जमा हो जाते हैं। क्योंकि ये ज़्यादा पतला नहीं होता बल्कि ये गाढ़ा और चिपचिपा होता है तो इसकी परत जो है जम जाती है। ज्वालामुखी कुंड। ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी हैं। आमतौर पर ये इतने विस्फोटक होते हैं कि जब इनमें विस्फोट होता है तब वे ऊंचा ढांचा बनाने के बजाय स्वयं नीचे धंस जाते हैं। ठीक है, जहाँ पर ये विस्फोट होता है तो वो क्या होता है, नीचे ही ये दब जाते हैं या धंस जाते हैं, क्योंकि विस्फोट अधिक होता है। जैसे बम वगैरह फोड़ते हैं तो जगह गड्ढा हो जाता है ना, वैसे ही अधिक विस्फोट होने की वजह से जो है खुद दब जाते हैं। धंसे हुए विध्वंसक गर्द लावा के गिरने से जो गड्ढे बनते हैं
वही ज्वालामुखी कुंड कहलाते हैं। ठीक है, कॉल्डेरा। तो जो गड्ढा बनता है, देखिए ये ज्वालामुखी कुंड का आपका 3.11 का जो है एक का चित्र है। देखिए यहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है तो वहाँ पर गड्ढा बन गया है, और वही जो है कॉल्डेरा कहलाता है, ज्वालामुखी कुंड। इनका यह विस्फोटक रूप बताता है कि इन्हें लावा प्रदान करने वाले मैग्मा के भंडार न केवल विशाल हैं वरन बहुत पास स्थित हैं। इनके द्वारा निर्मित पहाड़ी मिश्रित ज्वालामुखी की तरह प्रतीत होती है। जब ज्वालामुखी निकलता है, लावा ज्वालामुखी फूटता है, फिर लावा निकलता है, वो जमता है, तो उससे पहाड़ी बनती है ना। वो किसके तरह दिखती है? मिश्रित ज्वालामुखी की तरह। बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र। तो ये ज्वालामुखी अत्यधिक तरल लावा उगलते हैं जो बहुत दूर तक बह निकलता है। ठीक है, इसमें क्या है, बहुत पतला लावा निकलता है जिससे ये बहने लगते हैं। संसार के कुछ भाग हजारों वर्ग किलोमीटर घने लावा प्रवाह से ढके हैं। ठीक है, बताया जा रहा है कि जो पृथ्वी है उसके हजारों वर्ग किलोमीटर का जो भाग है वो इसी प्रकार के लावा से ढके हैं। इनमें लावा प्रवाह क्रमानुसार होता है। कुछ प्रवाह 50 मीटर से अधिक मोटे हो जाते हैं। कई बार अकेला प्रवाह सैकड़ों किलोमीटर दूर तक फैल जाता है। भारत का दक्कन ट्रैप, जिस पर वर्तमान महाराष्ट्र पठार का ज्यादातर भाग पाया जाता है, वृहत लावा बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र है। ठीक है, अर्थात जो ज्वालामुखी के लावा के बहने की वजह से जो है इसमें बनी हुई हैं। ज्वालामुखी से निर्मित स्थलाकृतियां, तो अंतर्वेधी स्थलाकृतियां, तो सबसे पहले जो है ज्वालामुखी जो है जब फटता है तो कई बार ये धरातल पर नहीं आ पाता है। ठीक है, इसका जो लावा है वो धरातल पर नहीं आ पाता है, और वही जो है धरातल के नीचे ही जो है ये जम जाता है। उसके ठंडा होने से आग्नेय शैल बनता है। लावा का जमाव या तो मैग्मा के धरातल पर पहुंचने पर होता है या धरातल तक पहुंचने से पहले भूपटल के नीचे। ठीक है, तो ये जो अंतर्वेधी जो आकृतियां हैं वो क्या होती है कि जो धरातल है उसके नीचे ही जो है ज्वालामुखी जो है फटता है, और उसका लावा जो है धरातल के ऊपर नहीं आ पाता है और धरातल के नीचे ही वो जम जाता है, जिससे मुख्य रूप से जो है आग्नेय शैल बनती है। जब लावा भूपटल के भीतर ही ठंडा हो जाता है तो इससे कई प्रकार की आकृतियां बनती है, जिसे अंतर्वेधी आकृतियां कहते हैं। आप सीधा सीधा समझ सकते हैं अंतर्वेधी आकृतियों को, कि अंतर्वेधी आकृतियों से तात्पर्य ज्वालामुखी उद्भेदन के साथ लावा का धरातल के ऊपरी सतह पर ना आना और नीचे ही धरातल पर जम जाना, जिससे आकृतियों का जो निर्माण होता है उसे अंतर्वेधी आकृतियां कहते हैं। मिश्रित ज्वालामुखी बैथोलिथ। यदि मैग्मा का बड़ा पिंड भूपर पट्टी में अत्यधिक गहराई पर ठंडा हो जाए तो यह एक गुंबद के आकार में विकसित हो जाता है। आप चित्र में 3.12 का जो चित्र है उसमें देख सकते हैं। अनाच्छादन प्रक्रियाओं के द्वारा ऊपरी पदार्थों के हट जाने पर ही धरातल पर प्रकट होते हैं। ठीक है, क्या होता है कि जो ज्वालामुखी अत्यधिक गहराई पर धरातल पर ही जम जाता है तो गुंबद के आकार का हो जाता है, क्योंकि ये धरातल के नीचे हैं। जब अपर्दन के कारण धरातल की ऊपरी परत हट जाती है तब ये दिखाई देते हैं। ये विशाल क्षेत्र में फैले होते हैं और कभी कभी इनकी गहराई जो है कई किलोमीटर तक होती है। ये ग्रेनाइट के पिंड हैं जिन्हें बैथोलिथ कहा जाता है, जो मैग्मा भंडार के जमा होने से बने होते हैं। लैकोलिथ। ये गुंबद नुमा विशाल अंतर्वेधी चट्टानें हैं जिनका तल समतल व एक पाइप रूपी वाहक नली के रूप से जुड़ा होता है। इनकी आकृति धरातल पर पाए जाने वाले मिश्रित ज्वालामुखी के गुंबद से मिलती है। अर्थात जो मिश्रित ज्वालामुखी धरातल के नीचे फटता है तो वो एक पाइप के माध्यम से जो है जिस क्षेत्र में धरातल के नीचे फैलकर जम जाता है तब इस प्रकार के जो है आकृतियां बनती है। अंतर केवल यह होता है कि लेकोलिथ में गहराई पाई जाती है। कर्नाटक के पठार में ग्रेनाइट चट्टानों की बनी ऐसी ही गुंबद नुमा पहाड़ियां हैं। ठीक है, लेपोलिथ, फैकोलिथ व सिल। तो ऊपर उठते लावे का कुछ भाग क्षैतिज दिशा में फैल जाने वाले कमजोर धरातल में चला जाता है। यहाँ यह अलग अलग आकृतियों में जम जाता है। ठीक है, जो लावा निकल रहा है वो कमजोर चट्टानों में क्षैतिज फैल जाता है और यहाँ ये अलग अलग आकृतियों में जम जाता है। यदि यह तस्तरी के आकार में जमा हो जाए तो लेपोलिथ कहलाता है। कई बार अंतर्वेधी आग्नेय चट्टानों को मोड़दार अवस्था में अपनति के ऊपर अभिनति के रूप तल में लावा पाया जाता है। ये अपनति, ठीक है, और ये अभिनति। तो जो ऊपर उठा हुआ भाग है वो अपनति कहलाता है और जो नीचे का भाग है वो अभिनति कहलाता है।
ये परतनुमा लहरदार चट्टानें एक निश्चित वाहक नली से मैग्मा के भंडारों से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, यही फैकोलिथ कहलाते हैं। अंतर्वेधी अग्नेय चट्टानों का क्षैतिज तल में एक चादर के रूप में ठंडा होना सील या सिट कहलाता है। अगर ये चादर के रूप में मोटी परत के रूप में जम जाता है तो ये सील या क्या कहलाता है, सिट कहलाता है। जमाव की मोटी आधार पर इन्हें विभाजित किया जाता है। कम मोटाई वाले जमाव को सीट व घने मोटाई वाले जमाव को सिल कहते हैं। डाइक, जब लावा का प्रवाह दरारों में धरातल के लगभग समकोण होता है और अगर यह इसी अवस्था में ठंडा हो जाए तो एक दीवार की भांति संरचना बनती है। यही संरचना जो है डाइक कहलाती है। पश्चिम महाराष्ट्र क्षेत्र में अंतर्वेधी आग्नेय चट्टानों में आकृति पाई जाती है। ज्वालामुखी उद्गार से बने दक्कन ट्रेप के विकास में डाइक उद्गार की जो वाहक है उसे माना जाता है कि जो दक्कन ट्रेप है वह डाइक से ही बनी हुई है। तो ये ज्वालामुखी के प्रकार थे। ठीक है, ज्वालामुखी की मुख्य रूप से जो है 3 प्रकार हैं और ये ज्वालामुखी से बनी स्थलाकृतियों के प्रकार थे। ठीक है, कोई डाउट होगा तो जरूर पूछेंगे। थैंक यू।